आरजू, आपने एक ट्वीट किया है जो बहुत वायरल हो रहा है भारत में भी, और उसमें पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है वो भी मैं आपसे जानूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे आपका वो ट्वीट ये बता भी देता हूं आपने क्या लिखा है। दादाजी ने वाट लगा दी। My brothers and other family members think they have no future in Pakistan. My grandfather and his family migrated from Prayagraj and Delhi for a better future in Pakistan. वाट लगा दी दादाजी। तो मतलब ये क्यों लिखा आपने आरजू, क्या हुआ? ऐसा हुआ गौरव जी के मेरे दो भाई हैं और एक भाई ऑलरेडी यूरोप में है और अब दूसरे भी जाने वाले हैं। तो जब मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में और ना ही उनके बच्चों का कोई फ्यूचर उनको नजर आ रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो भी यूरोप में जो है ट्रांसफर हो जाए, शिफ्ट हो जाएं और उसके बाद फैमिली को भी अपने वहीं बुला लें। तो उस पर मुझे ऐसा लगा कि जब हमारी फैमिली आई होगी प्रयागराज से यहाँ पर या दिल्ली से, तो यकीनन कुछ सोचा होगा कि कुछ फ्यूचर का सोचा होगा, और अब यहाँ पर हम लोग जो है हमें कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा और एक एक करके सब जाते जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मैंने लिख दिया कि वाट लगा दी दादाजी के, अगर वहीं रहते तो शायद इस किस्म की सिचुएशन हमें ना देखनी पड़ती। तो दादाजी क्या सोचकर पाकिस्तान आए थे 1947 में, और इस समय क्या स्थिति है? तो मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान या आपके दादाजी के सपनों का पाकिस्तान क्या बन रहा है या नहीं बन पाया? नहीं, मुझे लगता है नहीं बन पाया, क्योंकि जो सिचुएशन वहाँ पर थी उससे तो यहाँ पर मुझे सबकी हालत खराब ही लग रही है, क्योंकि जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो भी वहाँ इलाहाबाद में जज थे। वाह। सैयद फरीदुद्दीन अहमद नाम था उनका, और वहाँ पर थे। तो ऑब्वियसली अगर हम वहाँ से अभी इस वक्त कंपेयर करें तो इस वक्त जो गवर्नमेंट की हालत है और यहाँ पे एकदम जैसे कहा जाता है कि फेल्ड स्टेट होने की तरफ जा रहे हैं। पैसे नहीं है, आईएमएफ ने भी एकदम झंडी कर दी, आईएमएफ नहीं दे रहा। और अब फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि हमें आईएमएफ के बगैर रहना सीखना होगा। वैसे तो अच्छी बात है कि अगर हमें मांगे बगैर रहना सीखना हो, लेकिन बहरहाल वो सिचुएशन जो है बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी तरफ हम अगर भारत को देखते हैं तो इकोनॉमी वाइज अगर गवर्नमेंट को देखें, मैं ये नहीं कह रही कि भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या लोग परेशान नहीं होंगे, लोग बाहर नहीं जाते होंगे या किसी और कंट्री नहीं जाते होंगे, मगर लोग इंडिया से किसी और कंट्री में इसलिए नहीं जाते कि उनको ये लगता है कि फ्यूचर नहीं है, जो पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है। तो इसलिए मैंने एक ये ट्वीट मैंने लगा दी, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा रिएक्शन मुझे पाकिस्तान की तरफ से भी आया। बहुत से जान पहचान के लोग भी नाराज हुए और उन्होंने कॉल करके मुझे कहा कि तुमने अपने दादा की रूह को जो है वो बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, और मेरा अपना माइंड है, मैं अपने तौर से सोचती हूँ, और वही मैंने लिखा था। तो दोस्तों ने कहा कि दादाजी की रूह को मतलब दर्द हुआ होगा, लेकिन आप पारा से कोई फोन आया क्या? अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन मैं अननोन नंबर्स उठाती भी नहीं हूँ, थोड़ी सी एहतियात भी कर रही हूँ। तो अभी आप पारा वाले शायद सोच रहे होंगे कि क्या करना क्या है आखिर इसका, लेकिन बाकी कई लोगों की कॉल्स आई हैं और पाकिस्तान से और हर जगह से ऐसे लोगों की भी कॉल आई जो खुद यूरोप में रहते हैं, और उन्होंने भी मुझे कॉल करके भाषण दिया कि तुमने ये क्या किया है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और इस किस्म की कई बातें मुझे सुनने को मिल रही है 2 दिन से। हाँ, मतलब अच्छा, पाकिस्तान में लोगों का क्या कहना है कि पाकिस्तान में क्या स्थिति है और भारत में क्या स्थिति है, वो किस तरह से एनालाइज करते हैं? और ये तो चाहे सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि कोई कुछ छुपा नहीं सकता। जैसा जो जिस देश में हो रहा है सबको पता ही चल जाता है और ऑलमोस्ट रियल टाइम पता चल जाता है। नहीं, लोग पहले तो नहीं था, मगर अब सोशल मीडिया की वजह से लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है गौरव जी, और लोग ये समझते हैं कि भारत जो है वो अपनी इकोनॉमी को लेकर और अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। मगर पाकिस्तान में अब इसी वजह से लोग बात करने लगे हैं, आवाज उठाने लगे हैं। बहुत से आपके यहाँ टीवी चैनल्स और यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो आपके आर्मी चीफ जो पहले रहे हैं उनके घर तक दिखा देते हैं। तो उसके ऊपर भी लोग काफी सवाल करते हैं और लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कुछ गलत हुआ है, और शुरू से लेकर अभी तक हम लोग जरा सा भी 76 ईयर्स में कुछ भी नहीं संभाल पाए, ना तो फॉरेन पॉलिसी को और ना ही इकोनॉमी को और ना ही करप्शन को रोक पाए। वैसे तो करप्शन हर जगह ही होती है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में होती है उसका तो कोई उसकी शायद ही कोई मिसाल मिलती हो। आपके दादाजी क्या सोचकर पाकिस्तान गए थे? ये सोचा था कि मुसलमानों के लिए बहुत सुरक्षित, मतलब एक पाक स्थान होगा, और इसीलिए वो पाकिस्तान गए। और वहां अब शिया सुन्नी आपस में जो लड़ाई चल रही है, और कहते हैं कि आपके धर्म में शायद 72 फिरके हैं शायद इस्लाम के, और आपस में काफी लड़ाई, और अहमदियों को तो शायद मुसलमान समझा ही नहीं जाता, उनको लेकर और पाकिस्तान में बहुत लड़ाई चल रही है। तो अब उनकी रूह क्या उससे नहीं कांपती होगी? आपके ट्वीट से वो दुखी हो जाते होंगे, लेकिन चाहे मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे, मतलब वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के लोग?
सबसे पहले तो मेरा मुझे बहुत हैरत होती है गौरव जी, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे जो फैमिली थी वहां पर इंडिया में वो और तरह से सोचती हो, क्योंकि जहां तक मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है वो बहुत रोशन ख्याल थे और बिल्कुल इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ते थे कि रिलीजन को लेकर या इस किस्म की चीज़ें। तो मुझे बहुत हैरत है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहां से यहाँ पर आए और उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा महफूज रहेंगे और यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा मुसलमानों के लिए, ये चीज़ उन्होंने सोची। लेकिन जो बताया गया था शुरू में, अगर हम अपनी जो बुक्स पढ़ते हैं, ऐसे तो खैर बहुत सी हिस्ट्री बुक्स भी पाकिस्तान में गलत हैं, लेकिन फिर भी जो लोगों से सुनते हैं वो यही के सोचा यही गया था कि एक मॉडर्न जैसे यूएई है या इस किस्म की कंट्रीज है, उस किस्म का पाकिस्तान बनेगा और हर एक को हम्म। इजाजत होगी कि वो अपने हिसाब से रह सके, मगर ऐसा हुआ नहीं। और शुरू से लेके अभी तक जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ा है, हमने उसको सिर्फ खराब होता हुआ ही देखा है, चाहे वो जियाउल हक का जमाना हो या उससे पहले भुट्टो के टाइम से अगर आप देख लें तो चीजें सिर्फ बिगड़ती हुई देखी हैं। अहमदियास को कह दिया कि जी ये नॉन मुस्लिम है, इनको मुसलमान नहीं मानते, हम्म। चले ठीक है मान लिया कि हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते, लेकिन उसके बाद भी उनको यहाँ पे जो लोग हैं वो उनको जीने नहीं देते। जब वो जिंदा होते हैं हम्म। तब भी उनको तंग किया जाता है और उनके मरने के बाद जाकर भी उनकी कब्रिस्तान में जाकर ग्रेवयार्ड को पूरा तोड़ फोड़ देते हैं। इस किस्म की चीजें भी यहाँ पर हो रही हैं। तो और ना कोई रोकता है ना कोई टोकता है, उल्टा बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है अगर कोई इस किस्म की हरकत करे। जी। एक एक मैं रिपोर्ट देख रहा था कि अब पाकिस्तान में यह भी बात हो रही है कि जिस कश्मीर के लोग को लेकर पाकिस्तान अब भुखमरी की कगार पर आ गया है, या कोई उसे कंगालिस्तान बोल रहा है, कोई बेगरिस्तान बोल रहा है, वो कश्मीर का जो बजट है वो पाकिस्तान के पूरे लोन से दुगना है। और कश्मीर में क्या हो रहा है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या उस पर भी चर्चा होती है? क्योंकि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो मैं देखता हूं चर्चा हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर जो हमारी साइड पे कश्मीर है उसमें डेवलपमेंट नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। और भारत की तरफ जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है और भारत उसको बहुत अच्छे से दिखा भी रहा है पूरी दुनिया को, जो कि दिखाना भी चाहिए मेरे ख्याल से। तो वो देखकर तो ऑब्वियसली जो साइड पे कश्मीर के लोग हैं वो यकीनन डिस्टर्ब होते होंगे। और क्योंकि वहाँ पर तो मैं खुद जा चुकी हूँ, ना तो रोड्स ठीक से बनी हुई हैं, ना कोई और फैसिलिटी है, मोबाइल टावर्स तक ठीक नहीं है कि वहाँ जाके हमारे फ़ोन्स तक ठीक काम नहीं करते, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। मगर अगर हम इसी चीज़ को लेकर और नाराज़ होने के बजाय उस चीज़ को ठीक करने बजाय गुस्सा करने के पाकिस्तान के लोग कि जी ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कैसे बोल दिया या ये कैसे, उसके बजाय अगर उसके ऊपर काम कर ले तो बेहतर होगा। मेरा ख्याल है कोई 1 साल पहले एक जो यहाँ पर मोबाइल कंपनी थी उसने तो वीडियोज़ तक बनवाई थी बहुत सारे हम्म। यूट्यूबर्स से कि जी वहाँ पर हमें काम करने दिया जाए और वहाँ पे हमारी सर्विसेज़ जो है उसको उसके लिए गवर्नमेंट हमारी मदद करे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम सिर्फ एक कहना चाहिए बिज़नेस के तौर पे शायद कश्मीर हमने रखा हुआ है कि हम जाके यूनाइटेड नेशन में बात कर लें, हम उसके बाद अपना बजट बढ़वा लें, क्योंकि जिस दिन कश्मीर का इशू सॉल्व हो गया तो फिर डिफेंस बजट किस नाम पे लेंगे? यहाँ तो कोई इशू ही हम्म। नहीं रह जाएगा भारत के साथ। तो फिर ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इसको एज़ इट इज़ रखा गया है। और ऐसे में क्या पाकिस्तान के लोग अब ये कह रहे हैं कि ये 75-76 साल बहुत हो गया ये चूरन, हमको ये चूरन नहीं चाहिए, या अभी भी ये नहीं कह रहे हैं? और दूसरा, जैसे भारत की हमेशा से ये मांग रही है कि हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, दाऊद इब्राहिम हो, सैयद सलाउद्दीन हो, जो टेररिस्ट पाकिस्तान में उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्या पाकिस्तान में अब ये रियलाइजेशन है कि अगर कोई, मतलब जिसको आप कहते हैं पूरे खित्ते में अगर कोई भारत जो पाकिस्तान की मदद कर सकता है, इस पूरे क्षेत्र में अगर कोई पाकिस्तान की मदद कर सकता है, तो चाइना तो आपकी जमीन ले लेगा, वो तो या तो गिलगिट बाल्टिस्तान ले लेगा या ग्वादर ले लेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्वादर में, और ये आप मुझे बताइए सच है कि नहीं, कि ग्वादर में अब बलूचिस्तान के लोगों को जाने ही नहीं दिया जाता, वहां तो कुछ एक्सक्लूसिव चाइनीज टेरिटरीज हैं जहां पर कोई नहीं जा सकता चाइनीज के अलावा। तो क्या भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात पाकिस्तान में लोग करते हैं, या ये समझ गए कि एक बार 370 हटने के बाद अब पाकिस्तान अगर भारत से मदद मांगने आएगा तो कैसे थूक के चाटेगा? नहीं देखें, बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत से लोग बात करते हैं कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए और कश्मीर के इशू को तो जो पहले हमारे आर्मी चीफ थे उन्होंने भी कहा था कि कुछ 10 साल के लिए 20 साल के लिए साइड पे कर देना चाहिए, उस पे भी बहुत से लोग तैयार थे ऐसा करने के लिए। लेकिन जहां तक हाफिज सईद और इस तरह के लोगों की बात है तो वो पाकिस्तान में अभी भी हीरो है, उनको अभी भी हीरो समझा जाता है, उनको टेररिस्ट नहीं समझा जाता, इसीलिए उनको हर तरह की प्रोटेक्शन दी जाती है, उनके खिलाफ बात नहीं की जाती। तो ये लोग तो अभी भी हीरो ही बने हुए अनफॉर्चुनेटली, जो कि नहीं होना चाहिए। बाकी बिल्कुल इसी तरह की बात है कि जैसे आपने कहा कि चाइना से कहाँ तक हम करेंगे और भारत के साथ जो है टर्म्स बेहतर करने ही चाहिए, मगर बात सारी ये है कि इनके ऊपर कई लोग और हैं जो ऐसा नहीं चाहते, जो चाहते हैं हल्की फुल्की जो है ना वो चलती रहे।